दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो प्यार की हदें पार करके शादी तक पहुंचा, लेकिन कुछ ही सालों में नफरत, धोखा और हिंसा की आग में जलकर खून से सनी दो लाशों में तब्दील हो गया। जोसेफ पीटर, जो अपनी पत्नी कामिनी के साथ उसके घर में घर जमाई बनकर रह रहा था, उसने वो खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ सोशल मीडिया की लत और पत्नी की बेवफाई ने उसके दिल को छलनी किया, तो दूसरी ओर सास की तरफदारी और अपमान ने उसके जज्बातों को ज्वालामुखी बना दिया। जब प्यार की जगह अपमान, तानों और बेवफाई ने ले ली, तो वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता था और उसी एक रात कुल्हाड़ी और हथौड़े से इंसानियत को तार तार कर दिया गया। यह कहानी है मोहब्बत से नफरत और फिर खून तक के खौफनाक सफर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं आज की यह स्टोरी। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर की फ्रेंड्स कॉलोनी में जोसेफ पीटर अपनी पत्नी कामिनी और सास पुष्पा के साथ रहता था। वो वहां उनके घर में घर जमाई बनकर रहता था, जबकि उसका मूल घर यानी मायका बुलंदशहर में था। महीने की पहली तारीख को जोसेफ और कामिनी ने तय किया कि वे बुलंदशहर जाएंगे। दोनों को रात 10 बजे वाली ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वे उसी हिसाब से तैयार हो रहे थे। रात करीब 8 बजे जोसेफ ने अपनी पत्नी और सास के साथ आराम से बैठकर रात का खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद वह बाहर गया और स्टेशन तक जाने के लिए एक ई रिक्शा लेकर आया। जोसेफ ने रिक्शा चालक से कहा कि वह थोड़ी देर वहीं रुके, क्योंकि उसे अभी अंदर से सामान लाना है। इसके बाद वह घर के अंदर चला गया। तभी किसी बात पर जोसेफ और उसकी पत्नी कामिनी के बीच बहस शुरू हो गई और फिर झगड़ा बढ़ गया। इस दौरान कामिनी की मां पुष्पा भी बीच में कूद पड़ी और उसने बेटी का पक्ष लिया। बहस तब और भड़क गई जब कामिनी ने बुलंदशहर जाने से मना कर दिया और जोसेफ को साफ तौर पर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने गुस्से में जोसेफ का बैग दरवाजे की ओर फेंका। यह देखकर जोसेफ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने झटपट कामिनी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और फिर कमरे में छिपाकर रखी गई कुल्हाड़ी ले आया। कुल्हाड़ी देखकर कामिनी डर के मारे जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जोसेफ ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसने उसे वहीं पकड़ लिया और फिर उस पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। कामिनी खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी। तभी उसकी मां पुष्पा उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जोसेफ ने उसे भी बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर मार डाला। मां बेटी की सांसें थम चुकी थी, लेकिन जोसेफ को यकीन नहीं हुआ। उसने हथौड़ा उठाया और गुस्से में उनके चेहरों पर जोर जोर से वार किए, जिससे वे पहचान में भी नहीं आए। फिर खून से सने हथौड़े और कुल्हाड़ी को दोनों के शवों के बीच फेंक दिया। हत्या के बाद जोसेफ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकल सका। दरअसल दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था। जल्दी में उसने चाबी को जबरदस्ती घुमा दिया, जिससे वह फंस गई और दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद वह पलंग पर बैठ गया और खून में लथपथ मां और बीवी के शवों को देखने लगा। उसके हाथ भी खून सने हुए थे। उधर जब ई रिक्शा चालक ने घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, तो उसने पास ही रहने वाले संजीव गुप्ता को इसकी जानकारी दी। हालांकि तब तक घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ अनहोनी का शक होने पर संजीव ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना कानपुर के चकेरी थाने को दी गई। वहां से इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे पुलिस टीम के साथ तुरंत फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घटना स्थल पर पहुंचे। कुछ देर में एडिशनल पूर्वी डीसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव और चकेरी एससीपी दिलीप कुमार सिंह भी वहां पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। इंस्पेक्टर अशोक दुबे और पुलिस टीम गेट फांदकर घर के अंदर घुसे और दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे में पहुंचे। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। फर्श पर दो औरतों की लाशें खून से सनी पड़ी थीं। पास ही पलंग पर एक युवक बैठा था, जो खून से सने शवों को एकटक देख रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था। शवों के बीच कुल्हाड़ी और हथौड़ा पड़े थे, जिन पर खून लगा था। साफ लग रहा था कि इन्हीं हथियारों से हत्या की गई है। पुलिस ने यह दोनों हथियार सबूत के तौर पर जब्त कर लिए। पुलिस अधिकारियों के कहने पर इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जोसेफ पीटर बताया। उसने बताया कि एक शव उसकी 33 वर्षीय पत्नी कामिनी का है और दूसरा उसकी 60 साल की सास पुष्पा का है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और फोरेंसिक टीम ने भी अपने तरीके से साक्ष्य इकट्ठा किए। उन्होंने कुल्हाड़ी, हथौड़े और पलंग से फिंगरप्रिंट लिए,
और खून के सैंपल सुरक्षित कर लिए, जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया गया। थाने पर जब जोसेफ पीटर से गहराई से पूछताछ की गई, तो उसने इस दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस को बताई, जो बेहद ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस कहानी को पूरी गहराई से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो जोसेफ को इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कामिनी के पापा एरन कानपुर के चकेरी थाने के तहत फ्रेंड्स कॉलोनी में अपनी पत्नी पुष्पा और दो बेटियों नीतू और कामिनी के साथ रहते थे। उनका आर्थिक हालात अच्छा था और वे अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। जब उनकी बड़ी बेटी नीतू पढ़ लिखकर शादी के लायक हुई, तो उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाजों से उसका विवाह ग्वालटोली स्थित चर्च में पादरी की मौजूदगी में कर दिया। नीतू अपने पति के साथ लखनऊ के आलमबाग में बस गई। कामिनी नीतू से छोटी थी, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही वह युवावस्था में पहुंची, उसकी सुंदरता निखर उठी। उसकी मुस्कान और पतली काया हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। कामिनी पढ़ाई में काफी होशियार थी। वह माल रोड पर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। कामिनी के घर जोसेफ पीटर का आना जाना लगा ही रहता था। वह उसका मौसेरा भाई था और दोनों की उम्र भी एक जैसी ही थी। इस वजह से दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। जोसेफ के पिता जेरोड जेम्स अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर के काला आम मोहल्ले में रहते थे। उनके घर में पत्नी लुइस मैरी के अलावा तीन बेटे जैकब, जेम्स, साइमन जेम्स, जोसेफ पीटर और एक बेटी एलिजा रहते थे। जैकब और एलिजा की शादी हो चुकी थी। जोसेफ के मन में कामिनी के लिए खास जगह थी। एक दिन उसने उसकी खूबसूरती की दिल से तारीफ की। कामिनी ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोली, मेरे रूप की तारीफ कर रहे हो या कुछ और कहना है? जो भी कहना है साफ साफ कह दो, मैं नाराज नहीं। हंगी जोसेफ समझ गया कि कामिनी उसे प्यार जताने के लिए इशारा कर रही है। उसने झिझकते हुए अपने मन की बात कह दी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कामिनी कुछ देर तक जोसेफ की आंखों में चुपचाप देखती रही, फिर धीरे से बोली, प्यार ही एक ऐसी चीज है जिस पर कोई नियम नहीं चलता। ना इसे रोका जा सकता है और ना छिपाया जा सकता है। लेकिन प्यार के अपने कुछ नियम होते हैं। जोसेफ ने थोड़ी घबराहट से पूछा, कैसे नियम? कामिनी बोली, हम दोनों मौसेरे भाई बहन हैं। हमारा रिश्ता समाज और हमारे परिवार कभी नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा रिश्ता सबकी नजर में गलत समझा जाएगा। जोसेफ ने तुरंत जवाब दिया, यह कैसी बातें कर रही हो कामिनी? हम दोनों पढ़े लिखे हैं। हमें इन पुराने ख्यालों की जंजीरों को तोड़ना होगा। हम अपने घर वालों को समझाएंगे, समाज का सामना करेंगे। कामिनी उस वक्त 25 साल की हो चुकी थी। उसके मन में किसी सच्चे प्रेमी की चाहत थी, कोई ऐसा जो उसे पूरी तरह से अपनाए और जिससे वह भी दिल से प्यार कर सके। वह चाहती थी कि उसका भी जीवन संवर जाए। समय बीतने के साथ कामिनी और जोसेफ का रिश्ता और गहरा होता गया। वे इतने करीब आ चुके थे कि लगता था जैसे जन्मों का साथ हो। दूर दूर रहते हुए भी वे मोबाइल फोन पर जुड़े रहते थे। अक्सर रात को जब सब सो जाते थे, तो वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। कामिनी आमतौर पर तब बात करती थी जब उसकी मां पुष्पा सो जाती थी। उस वक्त तक कामिनी के पापा एरन बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुके थे। पुष्पा के लिए अब कामिनी ही एकमात्र सहारा थी। वह उसे बहुत चाहती थी। कामिनी का स्वभाव थोड़ा चंचल था, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे कभी डांटती नहीं थी। ना ही उसके बाहर जाने या फोन पर बात करने पर कोई रोक थी। टीवी देखना और मोबाइल पर बातें करना उसे बहुत पसंद था। एक रात जब समय करीब 12 बजा था, तो पुष्पा की नींद खुल गई। उसने देखा कि कामिनी कमरे में नहीं है। वह परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि कामिनी छत पर है और किसी से मोबाइल पर बात कर रही है। पुष्पा ने कुछ बातें सुनी तो उसे शक हो गया कि कामिनी किसी लड़के से प्रेम में है। पुष्पा चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद कामिनी भी आ गई और मां के पास आकर लेट गई। उस रात पुष्पा को नींद नहीं आई। वह आंखें बंद कर कामिनी और उसकी बातों के बारे में ही सोचती रही। सुबह उठते ही पुष्पा ने कामिनी से पूछा, बेटी तुम रात को किससे बात कर रही थी? कामिनी ने झट से जवाब दिया, मम्मी, कॉलेज की एक सहेली का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। कामिनी, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी बातें खुद सुनी हैं। सच सच बताओ, तुम किससे इश्क मोहब्बत की बातें कर रही थी? मां के मुंह से यह सुनते ही कामिनी समझ गई कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वह ज्यादा बहाने ना बनाते हुए धीरे से बोली, मम्मी, मैं बुलंदशहर वाले जोसेफ भैया से बात कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। कामिनी की बात सुनकर पुष्पा को जैसे गहरा झटका लगा। उसे कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया।
वह हक्का बक्का रह गई और फिर थोड़ा संयम बटोर कर बोली, बेटी जोसेफ, पीटर तो तुम्हारा मौसेरा भाई है। ऐसा रिश्ता शादी के लायक नहीं होता। यह तो भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता है। तुम उसे भूल जाओ और इस रिश्ते को अभी खत्म कर दो। तुम दोनों की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। कामिनी ने रोते हुए कहा, मम्मी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आप अगर नहीं मानी तो हम या तो घर से भाग जाएंगे या फिर जान दे देंगे। कामिनी की इस धमकी से पुष्पा डर गई। उसे अपनी बेटी को खोने का डर सताने लगा। वह नरम पड़ गई और डरते हुए बोली, बेटी, पागल मत बनो। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं मान जाती हूँ। माँ के मुंह से यह सुनते ही कामिनी खुशी से उछल पड़ी और उसने माँ को गले लगा लिया। इसके बाद उसने तुरंत जोसेफ को फोन करके सारी बातें बता दी और पूछा, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की? जोसेफ ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। वह कई दिनों तक इसी उलझन में रहा कि आखिर माँ से कैसे बात करें। फिर एक दिन हिम्मत करके अपनी मम्मी लुइस मैरी से बोला, मम्मी, मैं कानपुर वाली पुष्पा मौसी की बेटी कामिनी से प्यार करता हूँ। वह भी मुझे चाहती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, कभी नहीं। तुम दोनों खून के रिश्ते में भाई बहन हो। तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं है। इस ख्याल को अभी और यहीं छोड़ दो। लेकिन जोसेफ अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया, अगर मुझे अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी तो भी मैं कामिनी से ही शादी करूंगा। उसके इस फैसले से घर में तूफान खड़ा हो गया। मम्मी पापा भाई बहन सभी ने समझाने की कोशिश की, मगर जोसेफ अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार दिसंबर 2017 में जोसेफ ने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया और कानपुर आकर कामिनी से लव मैरिज कर ली। वह शादी के बाद कामिनी के घर में गर्जमाई बनकर रहने लगा। शादी में कामिनी की मां पुष्पा तो शामिल हुई, लेकिन जोसेफ के घर से कोई भी नहीं आया। शादी के बाद दोनों ने बड़े प्यार से अपना नया जीवन शुरू किया। जोसेफ को कानपुर में एक निजी संस्था की कैंटीन में नौकरी मिल गई। वह मेहनती और हुनरमंद था, इसलिए उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। अपनी पूरी कमाई वह या तो पत्नी कामिनी को देता या फिर सास पुष्पा के हाथ में रख देता था। इस वजह से कामिनी और पुष्पा दोनों बहुत खुश रहती थी। इस तरह 4 साल खुशी खुशी बीत गए, मगर इन सालों में कामिनी मां नहीं बन सकी। इस बात को लेकर पति पत्नी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। पुष्पा ने बेटी का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे भी कामिनी को बच्चे की जगह घूमने फिरने और ऐशोआराम में ज्यादा रुचि थी, जो सिर्फ अब अपने मायके यानी बुलंदशहर वालों से कोई संपर्क नहीं रखता था। न वह बात करता और ना ही वहां जाता था। लेकिन जब कभी माँ की याद आती तो चुपचाप मोबाइल से बात कर लेता था। जब जब मम्मी छिपकर अपने बेटे से बात कर लेती थी तो उसके बाद अकेले में बैठकर आंसू भी बहा लिया करती थी। लगभग 4 साल के लंबे अंतराल के बाद वह एक दिन बेटे जोसेफ के जन्मदिन के मौके पर कानपुर आई और करीब 1 महीना वहीं रही। लेकिन इस दौरान बहू कामिनी ने उनसे खास बातचीत नहीं की, बल्कि जब वह वापस जाने लगी तो कामिनी ने उन्हें खाने पीने और रहने का खर्चा बताते हुए 8,000 रुपए भी मांग लिए। इस खर्चे को लेकर जोसेफ और कामिनी के बीच बहस हो गई, लेकिन कामिनी अपनी बात पर अड़ी रही और जोसेफ की बात को नजरअंदाज कर दिया। जोसेफ पीटर शादी के बाद से ही ससुराल में रह रहा था, यानी वह गरजमाई बनकर रह गया था। उसकी जिंदगी अब सास पुष्पा और पत्नी कामिनी के इशारों पर ही चलती थी। वह रोज सुबह काम पर निकलता और देर शाम तक घर लौटता था। दिन भर कैंटीन में काम करने की वजह से वह इतना थक जाता कि उसे बस आराम करने का ही मन करता था। लेकिन कामिनी चाहती थी कि जोसेफ उसके साथ समय बिताए। इसी वजह से दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़े होने लगे। कामिनी को पति से कोई लगाव महसूस नहीं होने लगा। धीरे धीरे उसके मन में जोसेफ के लिए नफरत सी घर कर गई। पति से दूरी बढ़ने पर कामिनी ने खुद को सोशल मीडिया में व्यस्त कर लिया। वह अब अपनी वीडियो बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर डालने लगी। इसी बहाने उसके कई दोस्त बन गए। लड़कों से मीठी मीठी बातें करना, हंसना बोलना और घंटों चैट करना उसकी रोज की आदत बन गई थी। जब उसकी मां पुष्पा उसे टोकती तो वह अनसुना कर देती थी। सोशल मीडिया के ही जरिए कामिनी की पहचान राहुल नाम के युवक से हुई। राहुल दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला था और एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता था। वह स्टाइलिश और अमीर लड़का था। दोनों के बीच कभी फोन पर तो कभी वीडियो कॉल के जरिए लंबी बातें होने लगी। राहुल की अच्छी शक्ल, सूरत और मीठी बातों से कामिनी उसकी दीवानी हो गई और धीरे धीरे उसे चाहने लगी। समय बीतने के साथ दोनों का रिश्ता गहरा होता गया और रोज उनकी बातचीत में प्यार झलकने लगा। कुछ समय बाद राहुल ने कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कामिनी ने भी झट से हाँ कर दी।
एक दिन देर रात जोसेफ ने देखा कि कामिनी चुपके से किसी से फोन पर बात कर रही थी। मोबाइल फोन पर कामिनी की मीठी और दिलकश बातें सुनकर जोसेफ पीटर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह उस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी बातें सुनते ही वह चौंक कर उठ बैठा। अब वह ध्यान से सुनने लगा कि वह फोन पर किससे और क्या बातें कर रही है। जब कामिनी ने आखिर में आई लव यू टू वेरी मच कहा तो जोसेफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। अब वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, कामिनी, यह तुम किससे इतनी लगाव भरी बातें कर रही थी? तुम्हारी बातें कुछ अजीब और शर्म दिलाने वाली लग रही थी। कामिनी झल्ला गई। ओह, तो तुम सोने का बहाना करके मेरी बातें छिपकर सुन रहे थे क्या? अब मुझे किसी से फोन पर बात करने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी। जोसेफ ने गुस्से में कहा, कामिनी, मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे पूरा हक है यह जानने का कि तुम किससे इतनी प्राइवेट बातें कर रही थी। जिस तरह की बातें तुम कर रही थी, वैसे कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी सही करता है? मुझे सच्चाई जाननी है। जोसेफ के इस सवाल से कामिनी का पारा और चढ़ गया। वह तीखे स्वर में बोली, तुम मुझ पर बंदिशें नहीं लगा सकते। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ, यह सब मेरी मर्जी है। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। कुछ पल रुककर उसने तेज सांसें ली और बोली, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी, और हाँ, मेरे एक नहीं कई बॉयफ्रेंड हैं। अगर तुम्हें यह सब सुनना बुरा लगता है तो अपने कान बंद कर लो या रुई ठूंस लो। जोसेफ दुखी मन से बोला, अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड्स के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी जिंदगी को नर्क क्यों बना रही हो? कामिनी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। तुमने प्यार के नाम पर मुझे फंसाकर मुझसे शादी की और अब मेरे ऊपर पाबंदियां लगाना चाहते हो। जोसेफ ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, कामिनी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुम्हारी मर्जी से ही तुमसे शादी की। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप और भाई बहनों से रिश्ता तोड़ लिया। मैं गरजमाई बनकर तुम्हारे साथ रह रहा हूं, फिर भी तुम मुझसे बेवफा बेवफाई कर रही हो। कामिनी ने व्यंग्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई बेवफा बेवफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी होगी। तुम मेरी मम्मी के घर में रहते हो तो तुम्हें उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर कोल्हू के बैल की तरह चलना होगा। कामिनी की यह कड़वी बात जोसेफ के दिल में गहरे चुभ गई। उसका मन दुख से भर उठा और उसे पहली बार अपनी पत्नी से नफरत महसूस हुई। लेकिन वह खुद को लाचार महसूस कर रहा था, इसलिए सब कुछ सह गया, जैसे कोई जहर पी गया हो। असल में कामिनी के एक नहीं बल्कि कई बॉयफ्रेंड्स थे जिनसे वह फोन पर बातें करती थी, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा राहुल था, जिससे वह रात में अक्सर बात करती रहती थी। अब इसी बात को लेकर जोसेफ और कामिनी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार तो बात इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक पहुंच जाती थी। ऐसे में सास पुष्पा किसी तरह बीच में आकर मामला शांत कराती थी। जोसेफ कई बार पुष्पा से कामिनी की शिकायत करता, लेकिन पुष्पा हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती थी। एक शाम तो सारी हदें पार हो गई। जोसेफ जब काम से लौटा तो देखा कि कामिनी फोन पर किसी आशिक से हंसते हुए बातें कर रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे एक कप चाय बना दे, तो कामिनी ने ताना मारते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है जो खुद नहीं बना सकते हो? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। फिर ताली बजाते हुए बोली, वाह मेरी ही बिल्ली, और मुझसे ही म्याऊं। कामिनी की यह बात जोसेफ को सहन नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने कामिनी के हाथ से मोबाइल छीना और उसे जमीन पर दे मारा। फिर चिल्लाकर कहा, सारी मुसीबतों की जड़ यही मोबाइल है। लेकिन कामिनी को यह बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कामिनी को जब गुस्सा आया तो उसने बिना कुछ सोचे समझे जोसेफ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और गुस्से से बोली, तू कौन होता है मेरा मोबाइल छीनने वाला? अगली बार ऐसी हरकत की तो तुझे कुत्ते की तरह दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। उस थप्पड़ के बाद दोनों के बीच उस रात जमकर कहासुनी हुई, जहां जोसेफ ने कामिनी पर लांछन लगाते हुए उसे चरित्रहीन, बेहया और धोखेबाज कहा। वहीं कामिनी ने भी जवाब में उसे कुत्ता, नीच और नामर्द जैसे शब्दों से अपमानित किया। उस समय कामिनी की मां पुष्पा अपनी बड़ी बेटी नीतू के घर लखनऊ में थी। जब उसे इस झगड़े की खबर मिली तो उसने भी फोन पर जोसेफ को खूब डांट पिलाई। यहां तक कह दिया कि अगर उसे कामिनी के साथ नहीं रहना है तो अपना अलग इंतजाम कर ले। जोसेफ ने बहुत कोशिश की खुद को सही साबित करने की, लेकिन पुष्पा ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। बड़ी बेटी नीतू ने भी कामिनी का पक्ष लिया और जोसेफ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस पूरी घटना के बाद कामिनी और जोसेफ के रिश्ते में गहरी खटास आ गई। दोनों एक ही घर में तो रह रहे थे, लेकिन अब ना साथ बैठते, न साथ खाते और ना ही आपस में कोई बातचीत होती थी। यह दूरियां कई महीनों तक बनी रही। आखिरकार पुष्पा के बार बार बीच बचाव करने पर कुछ स्थिति सामान्य हुई।
इसी दौरान अक्टूबर 2024 के दूसरे हफ्ते में कामिनी ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बुलंदशहर जा रही है और घर से निकल गई, लेकिन जोसेफ को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब उसने अपनी मां लुइस मैरी से कामिनी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कामिनी तो बुलंदशहर आई ही नहीं है। यह सुनकर जोसेफ का शक पक्का हो गया कि कामिनी किसी और के साथ, शायद अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने गई है। असल में कामिनी बुलंदशहर के बजाय दिल्ली पहुंच गई थी और वहां अपने प्रेमी राहुल के साथ एक होटल में ठहरी हुई थी। जोसेफ ने जब उसे फोन किया, तो कामिनी ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह अभी बुलंदशहर में है, लेकिन संयोग से उसका फोन कॉल कट करने के बाद भी चालू रह गया और जोसेफ ने उस मोबाइल से कामिनी और राहुल के बीच हो रही पूरी बातचीत सुन ली। इन बातों से जोसेफ को पहली बार पता चला कि राहुल नाम का कोई युवक कामिनी की जिंदगी में है और दोनों एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ा चुके हैं। उनकी बातचीत से यह भी साफ हो गया कि वे दोनों जल्द ही शादी करना चाहते हैं और 6 दिसंबर 2024 को शादी की योजना बना रहे हैं। जोसेफ को अब समझ में आ गया कि कामिनी जानबूझकर उसे परेशान करती है, ताकि वह उससे खुद अलग हो जाए और उसे रास्ता मिल जाए। राहुल से शादी करने का इस बात की जानकारी जब उसने सास पुष्पा को दी, तो उसने उल्टा जोसेफ को ही दोषी ठहराया और कह दिया, कामिनी, क्या कोई भी लड़की तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती? तुमने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। वो अगर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो मैं उसमें रुकावट नहीं बन सकती। पुष्पा की इस बात से जोसेफ को यह भी समझ आ गया कि उसकी सास भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कामिनी के साथ मिली हुई है। करीब 1 हफ्ते बाद कामिनी वापस घर लौट आई। जोसेफ ने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन वह सीधे जवाब देने की बजाय बहाने बनाने लगी। फिर भी जोसेफ ने धैर्य रखा और उसे समझाने की कोशिश की कि वह गलत राह पर जा रही है और अगर वह चाहे तो उनके रिश्ते को फिर से संभाला जा सकता है। उसने अपनी कुछ गलतियों के लिए माफी भी मांगी, लेकिन कामिनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तो उसने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती और जोसेफ को अपना अलग इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वह सुकून से नहीं रह सकती है। जब कामिनी ने उसकी बात नहीं मानी, तो जोसेफ पीटर ने भी एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने ठान लिया कि अगर कामिनी उसकी नहीं बन सकती, तो वह उसे किसी और की भी नहीं बनने देगा। इस सोच के साथ जोसेफ एक दिन हटिया बाजार गया और वहां से 350 रुपए में एक तेज धारधार वाली कुल्हाड़ी और एक भारी हथौड़ा खरीद लाया उसने। यह दोनों हथियार चुपचाप घर में एक ऐसी जगह छिपा दिए जहां किसी की नजर न पड़े। उस समय पुष्पा लखनऊ में थी और कामिनी का घर आना जाना तय नहीं था, इसीलिए किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि जोसेफ ने घर में यह खतरनाक चीजें छिपा रखी हैं। 25 नवंबर 2024 को पुष्पा लखनऊ से वापस कानपुर आ गई। इस दौरान जोसेफ और कामिनी के बीच मनमुटाव और तनाव पहले जैसा ही बना रहा। कामिनी ने अपनी मां से साफ कह दिया था कि वह अब जोसेफ के साथ नहीं रह सकती। उसे किसी भी हालत में घर से निकाल दिया जाए। शाम को जब जोसेफ घर लौटा, तो उसने सीधा सीधा घर छोड़ने की बात तो नहीं कही, लेकिन यह जरूर कहा कि कामिनी बहुत तनाव में रहती है, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए बुलंदशहर में रहना चाहिए। जोसेफ बुलंदशहर जाने को तो तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि कामिनी को भी उसके साथ चलना होगा। उसे उम्मीद थी कि परिवार के बीच रहकर कामिनी की हालत ठीक हो जाएगी। कामिनी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर वह मान गई। असल में कामिनी और उसकी मां किसी भी तरह से जोसेफ को घर से बाहर निकालना चाहती थी। कामिनी ने सोचा कि अगर वह नहीं गई तो जोसेफ भी यहीं रह जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि वह उसके साथ बुलंदशहर जाएगी और वहां से दिल्ली निकलकर राहुल से शादी कर लेगी। यह सब कामिनी की योजना का हिस्सा था। 1 दिसंबर 2024 को रविवार का दिन था। उस दिन सुबह से ही कामिनी ने बुलंदशहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। शाम तक उसने 2 बड़े बैग तैयार कर लिए, एक में जोसेफ के कपड़े और दूसरी में अपने जरूरी सामान रखे। रात 10 बजे की ट्रेन से उन्हें रवाना होना था। रात 8 बजे कामिनी ने अपनी माँ और जोसेफ के साथ इत्मीनान से खाना खाया। माहौल बिल्कुल शांत था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। खाना खाने के बाद जोसेफ बाहर निकला और स्टेशन जाने के लिए एक ई रिक्शा ले आया। उसने रिक्शे वाले से कहा कि वह कुछ देर रुके, क्योंकि उसे घर से बैग लाने हैं। फिर जोसेफ वापस घर आया और कामिनी से कहा कि वह बैग लेकर चलने के लिए तैयार हो जाए। तभी कामिनी के फोन पर राहुल का कॉल आई और वह बात करने लगी। जब काफी देर तक वह फोन पर लगी रही और बात खत्म नहीं की, तो जोसेफ को गुस्सा आ गया। उसने झल्लाकर उसके हम हाथ से मोबाइल छीन लिया और पलंग पर पटक दिया। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और जब बहस ज्यादा बढ़ी, तो जोसेफ ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस ने जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में जोसेफ के अनुरोध पर इंस्पेक्टर दुबे ने जोसेफ के पिता जेरड जेम्स से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनका बेटा तो 7 साल पहले मर गया था, जब उसने अपनी मौसेरी बहन से शादी कर ली थी। उधर मृतिका की बड़ी बेटी नीतू, जो लखनऊ में रहती है, उसने भी आने से मना कर दिया। ऐसे में जब मृतकों की ओर से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला कोई सामने नहीं आया, तो रामा देवी चौकी प्रभारी विनीत त्यागी ने खुदवादी बनकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत जोसेफ पीटर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के अगले दिन जोसेफ पीटर का भाई जैकब, जेम्स, मां लुइस मैरी और मृतिका पुष्पा की बड़ी बेटी नीतू चकेरी थाने पहुंचे और वहां इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे से मुलाकात की। जैकब ने इंस्पेक्टर दुबे से साफ कहा कि वह यहां अपने भाई की तरफदारी करने या उसकी जमानत की कोई सिफारिश करने नहीं आया है। उसने बताया कि वह पहले ही अपने भाई से रिश्ता तोड़ चुका है और अब जो उसने किया है, उसकी उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वहीं मां लुइस मैरी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि कामिनी और उसकी मां पुष्पा ने उनके बेटे को बहुत दुख पहुंचाया, उसे बार बार अपमानित किया। पिछले 2 साल से वह मानसिक तनाव में था। कामिनी ने पहले उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे धोखा दे दिया। इसी गुस्से और बदले की भावना में आकर उसने यह गंभीर अपराध कर डाला। जब परिवार वाले थाने पहुंचे और बयान दर्ज हुए, तो उसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस ने शवों को परिवार के हवाले कर दिया। घर वालों ने पादरी की मंजूरी मिलने के बाद दोनों शवों को ईसाई धर्म की परंपराओं के अनुसार गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक किया। उसके बाद आरोपी जोसेफ पीटर को पुलिस ने कानपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना को बताने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस घटना पर आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और यह भी लिखें कि आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।